आज विजय दिवस मना रहा है देश। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तान ने किया था सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। भेंट मुलाकात कर वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों का कर चुके हैं दौरा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए भिलाई में की कार्यशाला। और घुमंतु परिवारों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शुरू हुआ बाल जतन अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। देश आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेनाध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। इस जीत में जमालपुर में लड़ी गई एक लड़ाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उन्नीस 1971 का भारत-पाक युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के 95 माउंटेन ब्रिगेड को तब के पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कमालपुर, बख्शीगंज, जमालपुर, तैलंग होते हुए राजधानी ढाका पहुंचने का टास्क सौंपा गया। उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मैमन सिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर गैरिसन में पाकिस्तानी सेना के 31 बलूच बटालियन के साथ कुछ अर्धसैनिक कंपनियां भी थी और उनके पास फील्ड बंदूकें भी थीं। 10 दिसंबर 1971 तक 95 माउंटेन ब्रिगेड दक्षिण में एक मराठा एलआई के साथ जमालपुर के आसपास केंद्रित थी। दक्षिण पूर्व में 13 गार्ड और नदी के उस पार एक फील्ड रेजिमेंट और 125 मिलीमीटर मोर्टार की बैटरी के साथ ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहां पोजीशन ली। जमालपुर पर 10-11 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण से एक मराठा लाइट आगे बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से हमला करने के लिए 13 गार्ड्स पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त धावा बोला, लेकिन एक मराठा लाइट डिफेंस ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को बहुत हौसला था। उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर दें। भारतीय सेना की रणनीति का नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी। लगभग 234 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 61 को पकड़ लिया गया। इसी के साथ जहां भारतीय पैराट्रूपर्स सैनिकों के उतरने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं ढाका को उत्तर से घेरने का रास्ता भी अब मिल गया। नतीजा 16 दिसंबर तक ढाका का पतन हुआ और मुक्ति मिली बांग्लादेश को।
1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत की वर्षगांठ पर राजनांदगांव में भी उत्सव का आयोजन हुआ। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ ने शहर में एक रैली का आयोजन किया। इसमें पूर्व सैनिकों, एनसीसी के कैडेटों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने गौरव स्थल पहुंचकर इस युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि इसी दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया था। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को सिर्फ 13 दिन में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान के 9,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस लड़ाई में हमारे भी 3,458 जवान शहीद हुए। हम उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस मंच पर आए हुए हैं। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यह उस दिन की याद दिलाता है जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत हासिल की गई थी। आज ये विजय दिवस है। ये उस दिन को याद दिलाती है जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के। हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज अगर कहीं बांग्लादेश स्वतंत्र है तो उसका योगदान भारत को है और बांग्लादेश गुणगान करता है भारत का, तो इसलिए करता है कि उनको आज़ादी दिलाई थी। भूतपूर्व सैनिकों का संगठन विजय दिवस पर शहर में कई और आयोजन भी कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद विधानसभा से भेंट मुलाकात कर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे दौरे कर चुके हैं। अगले कुछ महीनों में उन्हें बचे हुए 40 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात के लिए जाना है। महासमुंद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान जिन योजनाओं में कमी मिली उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी योजनाओं के जानकारी मिली, कहीं यदि कमी खानी है तो उसे दूर भी किया गया। जहां अधिकारी कर्मचारी कुछ गलतियां किए हैं तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई। और इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सभी योजनाएं धरातल में दिखाई पड़ रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे लघु वनोपज के संग्रहण हो, ये सारी योजनाएं ऐसी है जिससे आम जनता के आय में सीधा वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से जो सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ लोग ले रहे हैं। ये सुविधा देने की बात भी है और आय में वृद्धि की बात है। मुख्यमंत्री ने कल महासमुंद के नए मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। इस साल मेडिकल कॉलेज में MBBS का पहला बैच शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने महासमुंद विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल रायपुर के MET विश्वविद्यालय में आयोजित जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव में शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी संख्या में ग्लेशियर पिघलने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्लेशियरों के पिघलने से पेयजल की समस्या, बाढ़ का खतरा जैसी समस्याएं जन्म लेंगी। जलवायु में परिवर्तन को अब हम विभिन्न क्षेत्रों में महसूस कर सकते हैं। मौसम में परिवर्तन आ गया है, ऋतुओं का चक्र भी बदल गया है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन अचानक से नहीं आया, यह मनुष्य के लालच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य भागों की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्थिति अधिक नहीं बिगड़ी है। इसके प्रति हम सबको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा और पर्यावरण के संरक्षण पर पहले से अधिक ध्यान देना होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन किए गए खादी के कपड़ों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
जांजगीर चांपा जिले के राहौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दूसरी बार नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है। यह जिले का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। राहौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 2021 में भी राष्ट्रीय स्तर की टीम द्वारा मूल्यांकन करके नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था। इस साल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने राहौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन किया, जिसके बाद अस्पताल की गुणवत्ता को 86.18% आंका गया। राहौद अस्पताल में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसके बाद अस्पताल को राष्ट्रीय टीम द्वारा अच्छी ग्रेडिंग दी जा रही है। देखिए, जो इनक्वास सर्टिफिकेशन की बात है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि जो कि हर पीएससी लेवल को सर्टिफाइड करा रही है। और इसमें जितनी हम क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अलग चीज़ है, तो क्वालिटी बेस्ड जो ट्रीटमेंट होना ये जो है नेशनल को दर्शाता है। और उस पर हमने काम किया, जितने डिपार्टमेंटल है हम लोग का 6 डिपार्टमेंट पे चेक लिस्ट पे इनक्वास असेसमेंट हुआ, उसमें तो हमने जो है 86% अचीव किया, जिससे हमको जो है सेकेंड टाइम जो है इनक्वास सर्टिफिकेशन का अनाउंसमेंट हुआ है। राहौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने पहुंचने वाले लोग भी मानते हैं कि यहां इलाज की बेहतर सुविधा है। सभी प्रकार के इलाज की सुविधा मिलते। हम जब भी आथन स्टाफ नर्स डॉक्टर सब मिलते रही थे, और साफ सफाई हर चीज़ में, यानी कि हमला अभी तक यह नहीं हो पाया। सब बढ़िया है। आज भी प्रसव के लिए हम लेके आए हैं, और 102 में लेके आए हैं। और बाद हम यानी कि स्टाफ मन जाके गाड़ी से ले इसे और ला के, यानी कि बच्चा के देख रेख, बच्चा के सब प्रकार के यानी कि हेल्प कर रखी से। हमन जब से अस्पताल खोले तब से हम आते हैं। यहाँ पूरा सुविधा मिलते, डॉक्टर भी अच्छा है, नर्स मन भी अच्छा है, हमन के अच्छा से इलाज होते हैं। और बहुत दूर दूर से भी आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से भी आते हैं। पूरा इतना आसपास के जो ये क्षेत्र है वहाँ से भी पूरा आते हैं। डॉक्टर अच्छा है, अस्पताल भी अच्छा है, हर समय सुविधा उपलब्ध है, मतलब हर। राहौद अस्पताल में इलाज की सुविधा बढ़ने से ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भिलाई में हुआ। इस सर्वेक्षण में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमाविष्ट क्षेत्र के विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के लिए गैर कृषि उद्यमों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाना है। वार्षिक आधार पर कराए जा रहे इस सर्वेक्षण से असमाविष्ट क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में कार्यरत उद्यमियों की आर्थिक स्थिति के जानकारी के अलावा गैर कृषि उद्यमों का परिचालनात्मक और आर्थिक विवरण प्राप्त होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पश्चिम मंडल के उप महानिदेशक राजेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि सर्वेक्षण से मिले डाटा का उपयोग नीति बनाने में किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये भारत सरकार का काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। हमारे मिनिस्ट्री का मैंडेट है, जो मेन उद्देश्य है वो डेटा कलेक्ट करना। जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए, ये डेटा हमारा मिनिस्ट्री यूज़ करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी यूज़ करता है। ये डेटा मोस्टली हम लोग जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या जीडीपी है, और स्टेट में उसको एसडीपी बोलते हैं। तो ये डेटा का कंप्यूट उसमें होता है। देन उसके अलावा जैसे एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे का भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। और ये आंसू जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फायदा है पूरा एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें। इस साल का यह सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 30 सितंबर 2023 तक चलना है। इस तरह का पहला सर्वेक्षण वर्ष 2019-2020 के बीच किया गया था। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में घुमंतू कचरा बीनने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने के लिए जिला प्रशासन संचालित बाल जतन अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर पीएस ध्रुव की मौजूदगी में 12 घुमंतू और कचरा बीनने वाले बच्चों को स्कूल में विधिवत दाखिल कराया गया।
कलेक्टर ने इस मौके पर सभी बच्चों को तिलक लगाकर माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने सभी बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार बस्ता एवं पठन पाठन सामग्री प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्कूल में दाखिल कराए गए ये सभी बच्चे चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के भैंस दफाई, महुआ दफाई, टिकरापारा, इंदिरा नगर क्षेत्र के हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में बाल जतन अभियान बीते 19 नवंबर से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अभी तक 15 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।